हम आपको बताने वाले हैं ग्राउंड जीरो की रियलिटी। जी हां, कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं जिन्होंने मतदान का इस्तेमाल किया, मताधिकार का इस्तेमाल किया और कल 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाने वाली है। कल नतीजे आ जाएंगे। नतीजों से पहले न्यूज रूम में चर्चा होगी कि आखिर ग्राउंड जीरो पर लोगों के मन में क्या चल रहा था। ऑन दी कैमरा हमने आपको दिखाया, पूरे चुनाव के दौरान एक एक रिपोर्ट आपको दिखाई। ऑफ दी कैमरा क्या क्या रहा वो इस वक्त हम करेंगे बातचीत। इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम मौजूद हैं। हमारे साथ है आस्था कौशिक। आस्था जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान रही, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि आस्था का अनुभव क्या रहा। हमारे साथ अमित शुक्ला भी मौजूद हैं। अमित शुक्ला ने भी अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को कुरेद कर आपने जानने की कोशिश की कि आखिर वो जो कह रहे हैं वही करने वाले हैं या कुछ अलग उनके मन में चल रहा है, वो भी जानेंगे। और हमारे साथ अनुपम मिश्रा भी मौजूद है। अनुपम को भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये गए नहीं। तो वहां क्या रहा, लोग किस तरह की चर्चा कर रहे थे, क्या माहौल बन रहा था, कल नतीजे आ जाएंगे। लेकिन नतीजों से पहले भी बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। इंतजार बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ घंटे का इंतजार लेकिन मुश्किल हो रहा है। तो उस इंतजार को थोड़ा सा हम विराम देंगे और थोड़ा सा समझाने की, संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बातचीत की शुरुआत करते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे पूरे देश के सामने हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। 4 एंकर्स की आंखों देखी, आस्था कौशिक, अमित शुक्ला, मेनका चौधरी, अनुपम मिश्रा। न्यूज 18 के एंकर्स चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की 80 और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहुंचे। आज हम आपको बताएंगे इलेक्शन कवरेज के दौरान कैसा रहा जनता का मूड, कौन से मुद्दे चुनाव के दौरान छाए रहे, मोदी की गारंटी या फिर राहुल की गारंटी, किस पर जनता ने भरोसा जताया, विकास का मुद्दा कितना अहम साबित हुआ और चुनाव के बीच मंगलसूत्र की एंट्री का वोटर्स पर क्या असर हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान ओबीसी आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर जनता किसके साथ दिखाई दी, सनातन के अपमान से लेकर राम मंदिर तक और जातिगत जनगणना से लेकर कानून व्यवस्था तक कौन से मुद्दे सबसे असरदार साबित हुए। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए बम्पर जीत हासिल करता दिखाई दे रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आखिर क्यों एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी और उत्तराखंड की जनता को मोदी सरकार पर भरोसा है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। चुनाव परिणाम से ठीक पहले चुनाव में ग्राउंड जीरो की आंखों देखी, हमने देखा इलेक्शन। तो चलिए शुरुआत आस्था से करते हैं। आस्था, इलेक्शन की शुरुआत हुई, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि बहुत ट्रिकी कहा जा रहा था। 2019 में यहाँ एनडीए को नुकसान हुआ था। 14 में हालांकि एनडीए ने बहुत अच्छी यहाँ पर अपना दिखाया था, 14 में अच्छे सीट्स लेकर आए थे, लेकिन 19 में नुकसान हुआ। इस बार बहुत ट्रिकी था, आपको क्या दिख रहा था? देखिए, मई के आखिरी हफ्ते, माफ़ कीजिए, मार्च के आखिरी हफ्ते से हमने निकलना शुरू किया। मतलब मैं रवाना हुई उस वक्त, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पहली रैली थी, जहां से उन्होंने एक्चुअली चुनावी बिगुल फूंका था, मेरठ, वो वहां पर आए थे और वहीं से उन्होंने एजेंडा या नैरेटिव सेट कर दिया था कि जो 2024 की जंग है, इसमें भ्रष्टाचार की बात होगी, इसमें महिलाओं की बात होगी, इसमें परिवारवाद की बात होगी, इसमें आतंकवाद की भी बात होगी, राष्ट्र सुरक्षा की भी बात होगी। तो उन्होंने एक तरह से ये चक्रव्यूह बुन दिया था पहले 2 फेज के लिए कि विपक्षी पार्टियों को इस पर जवाब देना होगा। भले ही वो मोदी विरोध में एक साथ आ गए हों, लेकिन इन सारे मुद्दों पर जवाब देना होगा, क्योंकि उन्होंने मंच से यही कहा कि ये आए तो देखिए ऐसा हो जाएगा, भ्रष्टाचार आ जाएगा, परिवारवाद आ जाएगा। और आप टिकट बंटवारे में भी देखिए, परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमने सबने देखा। लेकिन जब वेस्ट यूपी में आप आगे बढ़ेंगे तो उस बेल्ट के लिए कहा जाता है कि बड़ी भावनात्मक बेल्ट है जी, इमोशन बहुत जुड़ा होता है। तो इस बार जयंत चौधरी को साथ लाना, ये ग्राउंड पर दिखने लगा था कि बीजेपी जैसे ही जयंत चौधरी को, आरएलडी को अपने साथ लाई, तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पर देखने को मिला। तो किसान आंदोलन के बाद जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी या दूर दराज के गाँव में जो किसानों को लेकर पहुंची थी, वो जयंत चौधरी के नाम पर न्यूट्रलाइज हुई और वोट कट दिया। वो एक बड़ा फैक्टर हुआ था। जो पहला कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम का नाम ही चौधरी चरण सिंह के सम्मान समारोह, ये नाम रखा गया था।
नाम रखा गया था। तो बस वही जिस भावनात्मक पहलू का मैंने जिक्र किया, बहुत ही इमोशनल बेल्ट है। और वहां पर अगर आप देखेंगे कि किसी की उम्र यदि 70 साल है, उम्र यदि 25 साल है, तो वो चरण सिंह के नाम पर एक सेंटीमेंट है उनके लिए। और भारत रत्न देना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ, क्योंकि जयंत चौधरी ने भी साफ कहा कि मेरे पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है कि मैं ना क्यों करूं। तो जाहिर सी बात है, पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के साथ आने से बीजेपी को फायदा हुआ, एनडीए और मजबूत हुई। जो वोटों का बंटवारा होता, या जिन जाट वोटर्स का, या जो मुस्लिम वोटर्स का, या ओबीसी की जो उग्र पॉलिटिक्स विपक्ष कर रहा था बीते 1.5 साल से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करने में कामयाब दिखी। और आप एग्जिट पोल में भी उठा करके देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है जयंत का और बीजेपी का, ये फायदेमंद ही साबित हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए बहुत सारी जगहों पर ऐसी सीट्स, मतलब अब आप अरुण गोविल को ले लीजिए, जो एक बड़ा चेहरा पश्चिम में बीजेपी ने उनको बनाकर भेजा, उसके पीछे वो राम वाला फैक्टर था। अब आप देखिए अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो वहां से एक राम का संदेश निकला। पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो खुद हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, वो लड़ते हैं। अब पश्चिम में क्या हो, हाँ सेफ सीट है, और पश्चिम में क्या हो, तो ये जो एक राम लहर बीजेपी की रणनीति थी चलाने की, वहां से अरुण गोविल आए। अब उसे लेके बहुत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी, ये तो बाहर ही है, किसी लोकल को लड़ाया जाना चाहिए, ऐसा ही संदेश बहुत हद तक जनता पे गया। लेकिन मोदी का चेहरा एक ऐसा चेहरा बनकर उभरा कि उसके आगे फिर पब्लिक को कोई विकल्प दिखा नहीं कि ये नहीं तो कौन, ये नहीं तो कौन। तो मतलब जिन सीटों पर फसाव नजर भी दिख रहा था, लेकिन मोदी का चेहरा उसको न्यूट्रलाइज कर रहा। अमित, इस पर आप क्या मानेंगे कि जयंत चौधरी आए पश्चिम में बीजेपी के साथ, एनडीए का हिस्सा बन गया, एनडीए को फायदा और साथ ही साथ जयंत चौधरी को भी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जब हुआ है तब जयंत चौधरी की पार्टी को भी फायदा हुआ है। साल 2009 की बात कर ले, 9 के बाद 15 साल बाद अब ये साथ मिले हैं, तो दोनों को ही विन विन सिचुएशन है। देखिए मेनका, आरएलडी एक ऐसी पार्टी है कि अकेले दम पर कोई करिश्मा नहीं कर सकते, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये हम लोग भी मानते हैं और ये वोटर भी इसको अच्छी तरीके से जानता है। और यही कारण है कि हर चुनाव में आरएलडी किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती है। लोकसभा चुनाव में तो हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे पहले आप देखिए 2022 के चुनाव में जब वो अखिलेश यादव के साथ लड़े, तो इसका फायदा आरएलडी को मिला। जयंत चौधरी वहाँ से एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर सामने, और यही कारण है कि इस बार वो मजबूती के साथ ये फैसला ले पाए कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव ने उनको सीटें ऑफर कर दी थी पहले, आप याद करिए, उसके बावजूद वो बीजेपी के साथ गए। तो हाँ, आरएलडी का साथ मिलना बीजेपी के लिए वहां पर फायदेमंद रहा, और चौधरी साहब को भारत रत्न देना, उसके बाद हवा पूरी तरीके से बदल गई। लेकिन अब मैं मथुरा से आगे बढ़ूंगा मेनका, क्योंकि मैंने मथुरा से और गोरखपुर तक की यात्रा तय की। तो जब मैं मथुरा में पहुंचा तो वहां पर देखिए भगवान राम का मंदिर बन गया अयोध्या में। तो अब लोग ये मानते हैं कि हाँ, वो भाजपा ने जो वादा किया था, अपने संकल्प पत्र में जिस बात का जिक्र किया था, उसे पूरा किया। और इस बार चुनाव में हमने अलग अलग मंचों से सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में काम हो गया है, काशी में हो रहा है, मथुरा की बारी है। तो उसकी चर्चा मथुरा चुनाव में थी। हाँ, वोटिंग परसेंटेज वहाँ पर कम हुआ है। अब उसको लेकर वोटर्स के बीच में चर्चा थी कि वहाँ के कैंडिडेट से कुछ हद तक नाराज़गी थी। सामने कोई ऐसा कैंडिडेट भी नहीं था जिसका कोई ऐसा मैजिक रहा हो कि लोगों को लगे कि चलो इनसे डिटैच होकर उनकी तरफ अटैच हो जाते हैं। वो उसका रिफ्लेक्शन आपको वोटिंग परसेंटेज में दिखा, कम वोटिंग परसेंटेज हुई। और इसके पीछे एक कारण ये भी रहा इनका, इस बार जो तपिश और गर्मी रही ना, उसके कारण भी वोटर बहुत कम निकला। मैं मथुरा में मौजूद था जिस दिन वहाँ पर वोटिंग हो रही थी। बात का जिक्र तो चुनाव आयोग ने भी आज बिल्कुल, आज चुनाव आयोग ने माना इस बात को कि कम से कम 1 महीना पहले चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए थी। उम्मीद करेंगे जब अगला लोकसभा चुनाव तो कम से कम ऐसी गर्मी में ना हो, पहले हो जाए बाद में हो जाए, लेकिन ऐसी गर्मी में ना हो। लोग भी यही कह रहे थे, लोग भी यही कह रहे थे। और गर्मी में हमें कभी-कभी तो पब्लिक का रिएक्शन लेने में भी बड़ी मुश्किल हो जाती थी कि उनको निकालें कहाँ, उनको ढूंढे कहाँ, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, नॉर्मली भी लोग बाहर नहीं निकल रहे। तो इसीलिए ये जो मौसम है ना, इसने काफी हद तक परसेंटेज को इधर उधर किया है, और हमारे शोज में शामिल होने को लेकर भी बड़ी मशक्कतें हुई हैं। अच्छा, अमूमन होता है कि जो गेस्ट या जो ऑडियंस है, जो कैमरे पर दिख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया तो पब्लिक देख लेती है, हमारे दर्शक देख लेते हैं। कई बार ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसे रिएक्शंस हमें ऑडियंस के मिलते हैं, या फिर हम जिनसे बाइट लेने जाते हैं उनके, जो हम दिखा नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऐसे बहुत सारे अनुभव रहे, बहुत सारे अनुभव रहे। मैं मथुरा की बात बताऊं, वहाँ पर मैंने बहुत लोगों से पूछा कि क्या बात है, पोलिंग बूथ पर बिल्कुल भीड़ नहीं दिखाई दे रही। जैसे जयंत चौधरी जब वोट डालने के लिए पहुंचे मेनका वहाँ पर, तो सिर्फ जयंत और उनकी पत्नी थी। तो जब मैंने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 45 डिग्री के तापमान में पहले अपने आप को बचा लें, उसके बाद मतदान के बारे में सोचेंगे। चूंकि चुनाव आयोग बार बार ये कहता रहा कि पहले मतदान फिर जलपान, लोगों ने कहा कि जान है तो जहान है। ऐसे कई किस्से में देखने को मिले। एक लाइन में मैं पूरी कहानी जो बताऊंगा इस बार चुनाव की मेनका, कि ये चुनाव असल चुनाव था। लोगों ने कहा कि ये 2014-2019 वाला चुनाव नहीं है, इस बार असल चुनाव है। कारण ये रहा कि एक तो 10 साल की सरकार,
कुछ हद तक थोड़ा बहुत नाराजगी भी देखने को मिली। दूसरी तरफ ऐसा कोई मैजिक नहीं दिख रहा था जैसा 2014 में मोदी के आने के बाद दिख रहा था कि लोग बीजेपी की तरफ चले जाएं। सामने गठबंधन की तरफ ऐसा कोई मैजिक नहीं दिख रहा था कि लोग इनसे डिटैच होकर उधर चले जाएं। तीसरा, गर्मी, तो वोटर बहुत ज़्यादा साइलेंट रहा, निकला भी नहीं, और जो निकला वो बहुत चुप रहा। इस वजह से कहा गया कि इस बार का जो चुनाव है वो असल चुनाव है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मुद्दे भी बदलते चले गए। ये भी देखने को मिलती है, देखिए अमूमन क्या होता है, जब वोट डालने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, वोटिंग सेंटर पर आते हैं, वोट डालते हैं, आधे एक घंटे वो आपस में बातचीत चर्चा भी करते हैं, जो अमूमन जब अच्छा मौसम हो तब देखने को मिलता है। तब लगता है कि हाँ चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। लेकिन गर्मी में जानकार भी यही कह रहे थे कि लोग आते थे, वोट करते थे, घर चले जाते थे। तो वो जो कह सकते हैं कि गुटबाजी होती थी या बैठकर लोग चर्चा कर रहे हैं, वो माहौल नहीं दिखा। लेकिन आंकड़े जो है 2% के आसपास वोट परसेंटेज में कमी 2019 के मुकाबले 2024 में उत्तर प्रदेश में है, जबकि जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 90,000 के आसपास मतदाताओं की संख्या 90 लाख के आसपास बढ़ी है। बावजूद इसके 2% वोटिंग कम रही। अनुपम से जरा बातचीत करूं। अनुपम, आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर गए, एक सीट आपने मैदान से लेकर पहाड़ तक कवर कर ली। मौसम आपने ठंड को भी अनुभव किया, गर्मी को भी अनुभव किया। उत्तराखंड में बीजेपी तो क्लीन स्वीप करती हुई तीसरी बार नजर आ रही है। लोगों के बीच ऐसी कौन सी बात थी, कौन सी चर्चा थी? कहीं कुछ गर्मी, कहीं कुछ नाराजगी दिखी या नहीं दिखी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम 2014 का चुनाव देखें और 2019 का चुनाव देखें और उसके साथ साथ जो विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे 2022 का चुनाव देखें, क्योंकि इन सभी चुनाव को मैंने बड़े करीब से देखा है, तो एक बात महसूस की इस 2024 के सियासी दंगल में कि लोग पहले से ज़्यादा जागरूक नजर आए, लोग पहले से ज़्यादा सवाल करते हुए नजर आए, लोग पहले से ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर गंभीर नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जैसे हमने 2014 या 2019 में देखा कि कौन कैंडिडेट खड़ा है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर, या विकास का जो मुद्दा रहा करता था, या हम देखते थे कि लोग ये नहीं कहते थे कि आप मत देखिए कि कौन कैंडिडेट खड़ा है। लेकिन इस बार लोगों ने अपने कैंडिडेट्स को देखा है, तमाम जो बुनियादी फैक्टर्स ग्राउंड पे थे, चाहे जाति के समीकरण, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जड़ों तक जाति है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब जाति का फैक्टर होता है तो ग्राउंड पर वो फैक्टर्स कहीं ना कहीं वोट को, टर्नआउट को, तमाम चीजों को प्रभावित भी करता है मेन का। और ये बात हमने ग्राउंड पे महसूस की कि लोग जो, जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, क्योंकि उत्तराखंड में देखिए पहाड़ी जिस तरीके से राज्य है, तो वहां पर परिस्थितियां बड़ी अनुकूल नहीं रहती हैं। वहां पर क्या है, वोटर का टर्नआउट भी, परसेंटेज भी बहुत कम रहा, ज्यादा परसेंटेज नहीं रहा। और दूसरी चीज क्या है, वहां लोग अपनी चीजों को लेकर के, जो उनकी बुनियादी समस्याएं हैं उनको लेकर के, लेकिन वहां तक क्योंकि 2014 से लेकर के 2024 तक इन 10 सालों में मोदी सरकार के द्वारा जो काम कराए गए, या फिर उत्तराखंड में धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें आप, जिस तरीके से चारधाम यात्रा या जो ऑल वेदर रोड, तमाम जो चीजें हैं उसको लोगों ने महसूस किया है। ठीक है, हम जमीन से जुड़े लोगों की बात करते हैं। उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री का प्यार दिखता रहा है। प्रधानमंत्री बार बार कहते रहते हैं कि उत्तराखंड हमारा, मेरे दिल के करीब है, और जो 21वीं सदी है ये उत्तराखंड के लिए ही है। वो बार बार ये बात कहते रहे और लोगों ने भी प्रधानमंत्री से शायद खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लिया है। तो ये चेहरा उत्तराखंड में हर जगह चल रहा है। जी, उत्तराखंड जाने का मुझे जितना मौका मिला मेनका, तो वहाँ पर आप चुनाव को देखेंगे तो बहुत बड़े मुद्दे विपक्ष खड़े नहीं कर पाया। मुद्दे खड़े करने में मैं कहूँगी पूरी तरह से विफल रहा। और दूसरे एक इंपॉर्टेंट बात जो मास्टर स्ट्रोक धामी सरकार के लिए साबित हुआ वो रहा वहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड। चुनाव से थोड़े टाइम पहले इस पर विपक्ष ने निशाना भी साधा कि स्ट्रैटेजिकली किया गया है। पहाड़ पर डेमोग्राफी का क्या काम, पहाड़ पे तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, या हाँ यहाँ क्यों है। तो ये यूसीसी बहुत बड़ा गेम चेंजर और मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए साबित रहा। और दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा और दूसरा मुद्दों को आगे रखने का कमजोर प्रयास। कोई बड़ा मुद्दा धामी सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं था। वहाँ बात हो रही थी कि परीक्षाओं में नकल के लिए कानून ऐसा लगा जैसे कि अपने गढ़ में सिमटा हुआ है। हाँ, वो जिक्र कर रहे थे कि भाई बेटे के लिए मेहनत करते दिखे, नकल के लिए आप कानून क्यों नहीं बना रहे, या आपने यूसीसी क्यों लेकर आए, आपकी मंशा क्या है। या फिर वहां पर नशे की भी बात हो रही थी जो कि दशकों से होती रही है। लेकिन उनका जवाब, जिस विकास या डेवलपमेंट की राजनीति की बात बीजेपी करती है, जो सेंटीमेंट प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं, और यूसीसी, इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं था। तो उसका असर, बड़े चेहरों की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। जो विवादित और बड़े चेहरे, बाहुबली टाइप, उनकी बात पहले करते हैं। करण भूषण, उनके पिता पर आरोप लगा, करण भूषण को टिकट दे दिया गया। लोगों ने कहा क्या फायदा भाई, टिकट तो परिवार में ही। लेकिन आप उस जगह पर गए थे, तो अमित से जानते हैं कि आखिर कैसरगंज के लोग क्या कह रहे थे, जनता क्या कह रही है। मेनका, जिस दिन
करण के नाम का ऐलान हुआ, मैं लखनऊ में मौजूद था, अचानक से ब्रेकिंग आई, उसके बाद करण से मेरी फ़ोन पर बात भी हुई। तो मैंने कहा कि कुछ पहले से हिंट था, यह सब कुछ अचानक से हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई हिंट नहीं था, क्योंकि कल तक तो पिताजी ये कह रहे थे कि चुनाव मैं ही लड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैदान में मैं ही उतरूंगा। तो हमें अचानक से बताया गया, लखनऊ से फ़ोन आया कि अब आपको चुनावी मैदान में उतरना है। उसके बाद मैं गया वहाँ पर, कैसरगंज भी गया, मैंने ब्रजभूषण से भी बात की, मैंने करण भूषण से भी बात की। तो ब्रजभूषण से मैंने कहा कि करण के लिए चुनाव नया नया है, सियासी पारी नई नई है, तो सियासी पारी पर वो कितना टिक पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सियासतदान के घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सियासत का ककहरा बचपन से पढ़ना शुरू कर देता है। करण चुनावी मैदान में पहली बार उतरे हैं, लेकिन सियासत का ककहरा उन्होंने पढ़ रखा है। और कैसरगंज की जनता के मन में भी ब्रजभूषण को लेकर एक सिंपैथी दिखी। मैं बताऊं मेनका, देखिए दिल्ली में कुछ भी माहौल हो, मामला कोर्ट में है, बहुत ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ ब्रजभूषण की एक इमेज ऐसी है कि वो एक रॉबिन हुड के रूप में है। जो कोई उनके दरवाजे पर पहुँचता है, सुबह उनके यहाँ चौपाल लगती है मेनका, जब मैं वहाँ सुबह सुबह पहुँचा तकरीबन 500 के आसपास लोग वहाँ मौजूद थे। करण भूषण या ब्रजभूषण उनके पिता, और इधर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी परिवार, क्या अंतर रह जाता है? मुख्तार अंसारी भी तो रॉबिन हुड की तरह ही थे, हाँ, उन पर भी तमाम तरह के आरोप रहे, वो सजा याफ्ता रहे, उनके कई फैसले आए जो उनको, जिसमें उनको सजा भी हुई। अफजाल अंसारी का भी केसेस चल ही रहे हैं। इनका 80 से ज़्यादा मामले थे जो मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज थे, और वो एक दौर अलग था पूर्वांचल का, जब माफिया राज गुंडा राज हुआ करता था। ब्रजभूषण का मामला भी हाल फिलहाल में जनवरी 2021 के आसपास सामने आया है ना, उसके जनवरी 2023 के आसपास। उससे पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, वो लगातार जीत रहे थे, 6 बार के सांसद थे। तो इस वजह से वहाँ जो इलाके की जनता है, जो उनके वोटर है ना, उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ब्रजभूषण से शिफ्ट होकर करण की तरफ चले गए। उनको पता है कि चुनावी मैदान में करण हैं, लेकिन यही कि हम वोट कर रहे हैं ब्रजभूषण के लिए। इसके अलावा देखिए, एक फैक्टर और रहा इनका, क्षत्रिय फैक्टर रहा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बात कही गई कि इस बार क्षत्रियों की कुछ हद तक नाराजगी देखने को मिल रही है। उसमें ना तीन धुरी हमें देखने को मिली उत्तर प्रदेश में, एक राजा भैया, एक ब्रजभूषण और तीसरे धनंजय। राजा भैया को लेकर 12 तारीख तक की स्थिति साफ नहीं थी मेनका कि उनका फैसला क्या होगा, वो किधर जाएंगे। मैं प्रतापगढ़ में मौजूद था, मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया कि आप बोलिए, कुछ मीडिया के सामने आके बोल दीजिए कि आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी है। तो उन्होंने कहा कि 14 तारीख से पहले मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 14 को मैं बताऊँगा कि मेरा फैसला क्या होगा, मेरी दिशा क्या होगी। 14 को इधर धनंजय ने तय किया कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, इधर राजा भैया ने कहा कि मैं न्यूट्रल जा रहा हूँ। उन्होंने अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। एसपी के पास ऐसे नहीं कि मेनका, देखिए शुरुआत में तो उन्होंने यही कहा कि मैं न्यूट्रल जा रहा हूँ। असल में उसके बाद जब अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया ना, कुंडा में जाकर, वाकई वो बयान वजह थी, लोग ये भी सोच रहे क्या वाकई वो बयान वजह थी, या फैसला पहले रखा था उन्होंने, उस बयान के बाद अनाउंस कर दिया? देखिए मेनका, जिलेदारी या फिर राजशाही ये सब तो चला गया है, लेकिन एक राजा होता है, वो विधायक है, लेकिन साथ साथ वो एक राजा है। वहाँ पे लोग उनको महाराज कहते हैं, वो भी अपनी पंचायत लगाते हैं सुबह सुबह। तो आप सोचिए कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर कोई नेता कहे कि लोकतंत्र में राजा किसी रानी के कोख से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है, मतलब सीधे तौर पर राजा को उन्होंने अटैक किया। तो वहाँ से उसके बाद जो है ना, वो आग में घी डालने वाला बयान था वो। फिर राजा ने तय कर लिया कि ऐसा है कि अब हमारे जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ। तब तक कौशाम्बी का चुनाव हो गया था, लेकिन प्रतापगढ़ में वोटिंग नहीं हुई थी, और उससे पहले राजा का ये सिग्नल दे देना कुछ हद तक वहां पर बीजेपी को हल्का फुल्का डेंट करेगा। अवध क्षेत्र की तरफ मैं गई थी, तो वहां की जहां तक बात है, लोगों से जब मेरी बातचीत हुई, कुछ नाराजगी भी है, कुछ हद तक नाराजगी भी है। 10 साल का टेन्योर रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन वो नाराजगी इतनी बड़ी नहीं है कि नुकसान करने वाली हो। क्योंकि जब ये पूछो कि ऑप्शन कौन, तो ऑप्शन एक ही फिलहाल लोगों का यही कहना है कि ऑप्शन तो यही है। और पूरे फैजाबाद में विकास की बात लोग कह रहे हैं। भले ही जब हम दूर से देखते हैं तो राम मंदिर पर बात आकर अटक जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भले ही विपक्ष कहे कि राम मंदिर कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन राम मंदिर का फैक्टर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड तक देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच है ये बात। साउथ से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं देखने के लिए, और उन सब का यही कहना है कि हमने तो सोचा तक नहीं था। ऐसे कार सेवक जिन्होंने कार सेवा की थी, अब वो जब राम मंदिर के दर्शन के लिए रामलला के लिए पहुंचे, तो जो भावना वो अपने राज्य में लेकर जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, बिल्कुल वो असर तो। और ऐसे में आप देखिए, बीच चुनाव में विपक्षी नेताओं के राम मंदिर और सनातन को लेकर जो ऊटपटांग बयान आते रहे, उसने भी डैमेज पहुंचाया है। ये फैक्टर दिखा है, क्योंकि राम मंदिर का संदेश सिर्फ देश नहीं विदेशों तक गया है। इसका फैसला हुआ, कोर्ट से हुआ, मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा में आप नहीं गए, चलिए वहां तक बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद उल जलूल बयान आए कि इसका तो वास्तु खराब है, ये मंदिर तो बिल्कुल बेकार का मंदिर है, ये तो भाजपा का इवेंट है। तो एक तरफ चुनाव आते ही आप सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेते हैं, मंदिर जाते हैं, और दूसरी तरफ जो मंदिर सबसे बड़ी आस्था का, क्योंकि बीजेपी का टैग लाइन ही यही था कि विकास भी, विश्वास भी, आस्था भी, और आप उसी पर ही प्रहार करते हैं। आपके अलायंस पार्टनर्स, आप देखिए डीएमके, आप ए राजा को देखिए किस तरह के बयान उन्होंने यहाँ पर दिए।
किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि वो ये कह के पल्ला झाड़ते रहे कि उनका बयान है। तो ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि गठबंधन में आप उस पार्टी के साथ हैं, उसी का माहौल देश में है, उसी के माहौल में एक सत्तारूढ़ दल उसके साथ साथ चल रहा है, और उसी में आप ये संदेश देते हैं कि ये उनका निजी बयान था। मतलब एक गैर जरूरी मुद्दा आपके लिए, जबकि आप उसी हिंदू से वोट पाने के लिए मंदिर मंदिर जा रहे हैं। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी को कटघरे में खड़ा कर आखिर में अनुपम, आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन पब्लिक का जो आपके लिए यादगार बन गया हो 2024? देखिए, बहुत सबसे बड़ी बात ये, जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था तो क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है वो थोड़ा सा अलहड़पन वाला है, थोड़ा अलग तरह का मिजाज है। तो जैसे हम लोग यूपी में जब जाते हैं, क्योंकि मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ, तो भैया का हैरो है, चुनाव में कौन सा आगे चल रहा है, कौन सा मुद्दा चल रहा है, भैया पूछो ना, जहाँ बात तो कछु भी है सके, टक्कर लग रही है। तो लोग जो है अपने अंदाज में, जैसे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपना अंदाज होता है, तो खड़ी बोली जिसको कहते हैं, तो ब्रिज की भाषा जिसको कहते हैं, तो वो एक अंदाज है। आप मथुरा चले जाइए, अलीगढ़ चले जाइए, आगरा चले जाइए, मुजफ्फरनगर चले जाइए, बागपत चले जाइए, मेरठ चले जाइए, तो इन जिलों में जब आप जाते हैं तो लोगों में एक जोश दिखा, उत्साह दिखा, लोग इस चुनाव को एंजॉय करते हुए, मतलब एक ये देखा जाए, चाहे चुनावी रैलियों में भी हम गए, वाकई एंजॉय तो करना ही पड़ेगा। इतना लंबा चुनाव था, और इतना लंबा चुनाव आयोग ने भी इस बात को माना, लेकिन एक मजबूरी भी थी। देश इतना बड़ा है, वोटर्स की संख्या इतनी ज़्यादा है, एरिया में इतना फैला हुआ है कि इतना लंबा चुनाव हो गया, और इस चुनाव पर 1,35,00,000 करोड़ रुपए खर्च भी हुए हैं। तो इस तरह से अब चुनाव तो हो गया, कल नतीजे आ रहे हैं, नतीजों से पहले की स्थिति